अभी तक हमने जो हमारा टॉपिक देख पढ़ा था वो था समाज। समाज के बारे में हमने देखा था उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसके व्याप्त भेदभाव क्या होते हैं। तो अब हम एक समाज की समरी यहाँ देखेंगे, संक्षिप्त बिंदुओं के रूप में हम उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो समाज शब्द होता है वो अंग्रेजी भाषा के सोसाइटी से बना है और जो सोसाइटी शब्द है वो लैटिन भाषा के सोशी से बना है और जो सोशी शब्द है उसका अर्थ होता है मित्रता या साथ। तो इस प्रकार हम एक परिभाषा यहाँ पर बता सकते हैं कि जो समाज है वो एक ऐसा समूह होता है जो उद्देश्यपूर्ण होता है तथा समाज के जो व्यक्ति हैं उनका जो संबंध होता है वो मित्रतापूर्ण होता है, यानी जो समाज है वो उद्देश्यपूर्ण और मित्रतापूर्ण संगठन होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता में देख रहे हैं कि समाज अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम ना छू सके और ना ही देख सके, केवल हम उस संगठन को अनुभव कर सकते हैं, उस संगठन को हम जी सकते हैं। जैसे कि जीवन को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं। इसी प्रकार जो समाज की व्यवस्थाएं होती हैं उनको हम अनुभव कर सकते हैं, उनका अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। सेकेंड जो है पारस्परिक निर्भरता। समाज जो होता है उसके व्यक्ति एक दूसरे पर जब तक पारस्परिक रूप से अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर नहीं होंगे तब तक उनका व्यवहार जो है वो मित्रतापूर्ण नहीं होगा और उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समाज एक संगठन है उसका जो प्रारूप है वो पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होता है। नेक्स्ट जो है हमारा समानता और विभिन्नता। समाज में क्योंकि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है तो सभी व्यक्ति अलग अलग विभिन्नताएं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग समानताएं भी रखते हैं। जैसे कि एक समाज के लोगों में रहन सहन, खान पान, भाषा या व्यवहार का एक प्रकार से समानता देखी जाती है। लेकिन विभिन्नता की बात करें तो एक समाज में अलग अलग दृष्टिकोण व विचारधाराओं के व्यक्ति भी निवास कर सकते हैं। तो समाज जो है वो समानता और विभिन्नता दोनों ही उसकी विशेषताओं में सम्मिलित है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है पारस्परिक जागरूकता। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो एक समाज का गुण होता है वो पारस्परिक जागरूकता होती है, क्योंकि समाज में मित्रतापूर्ण व्यवहार तभी हो पाएगा जब व्यक्ति खुद के प्रति जागरूक होगा तथा साथ में उसके साथ वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं और उसके अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सहयोग और संघर्ष, क्योंकि सहयोग में समाज में उद्देश्य भी होता है और मित्रता भी होती है। तो उद्देश्य और मित्रता की पूर्ति के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। तो समाज के जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब हमने बात की कि विभिन्नताएं भी होती हैं, वैचारिक विभिन्नताएं जहाँ आएंगी वहाँ पर संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है परिवर्तनशील व जटिल प्रक्रिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चीज़ परिवर्तित नहीं होती वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए समाज में जैसे जैसे विचारधाराएं बदलती हैं वैसे ही समाज में परिवर्तन, उसकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन ये जो व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सरल ना होकर जटिल होती है, क्योंकि परिवर्तन हमें विचारों में करना होता है और वैचारिक परिवर्तन को लाने के लिए एक पीढ़ी काफ़ी नहीं होती, कई पीढ़ियों का समय लग जाता है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि समाज परिवर्तनशील भी है, लेकिन परिवर्तन जो होता है वो एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है मनुष्यों तक सीमित नहीं होता। समाज जो है वो केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता बल्कि जीव जंतुओं में, जैसे कि हम एग्जाम्पल में के रूप में देखें तो मधुमक्खियाँ या चींटियाँ, इनका भी समाज होता है। लेकिन जो मनुष्य का समाज होता है वहाँ पर उद्देश्य होता है, इसलिए ये जो समाज है उच्च माना जाता है। और जब समाज का अध्ययन किया जाता है तो केवल मनुष्यों के समाज का अध्ययन सर्वप्रथम किया जाता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ टॉपिक देख रहे हैं वो है व्याप्त भेदभाव, क्योंकि समाज जब एक संगठन है और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, और वैसे भी हम भारतीय संदर्भ में जब बात करते हैं तो हमारा भारत जो है वो अनेकताओं में एकता की विशेषता रखता है। लेकिन उन अनेकताओं के कारण जो समाज है उसमें कई प्रकार के भेदभाव व्याप्त हो जाते हैं। तो पहला जो भेदभाव है वो है धार्मिक भेदभाव। हमारा भारतीय समाज जो है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यानी न केवल भारतीय संस्कृतियां हैं बल्कि बाहर से आई हुई संस्कृतियां भी इसमें सम्मिलित हैं। तो जब धार्मिकता की बात आती है तो लोगों में कट्टरता आ जाती है, विचारों में कट्टरता आ जाती है, सभी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं और यही जो सर्वश्रेष्ठ होने का भाव है वही धार्मिक भेदभाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो है हमारा है सांस्कृतिक भेदभाव, क्योंकि अलग अलग भाग भारत के हैं, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं स्थल है। तो जैसे ही परिवेश बदलता है या प्राकृतिक स्थितियाँ बदलती हैं वैसे ही संस्कृति भी बदल जाती है। और यही कारण है कि उन संस्कृतियों में जब
मतभेद होता है या एक संस्कृति के व्यक्ति दूसरे संस्कृति में जाता है, पलायन करता है, तब वहाँ सांस्कृतिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा भेदभाव है वो है भाषिक भेदभाव। भारत के लिए एक बात प्रमुख फेमस है कि कोस कोस पे पानी बदले और 1.5 कोस पे बाली, यानी थोड़ा दूर जाने पर ही जो भाषा है भारत में वो बदल जाती है, चाहे वो परिवर्तन थोड़ा ही हो। और जो भाषा है वो व्यक्ति की मदर टंग के या मातृभाषा से जुड़ी होती है, वहाँ के क्षेत्र से जुड़ी होती है, तो व्यक्ति उसको सर्वोपरि मानता है और इसीलिए अपनी भाषा को सर्वोपरि रखने के लिए वो संघर्ष करता है, और यही कारण है कि भाषीय भेदभाव भी वहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव। क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है वो वेदों पर आधारित है और वेदों में ही जब वर्णों में बांट दिया गया था, वर्ण व्यवस्था कर दी गई थी, तो वही आधार अभी तक व्याप्त है, यानी जातीय व्यवस्था। और ये जातीय व्यवस्था के कारण जो व्यक्ति है वो उच्च जाति और निम्न जातियों में बढ़ जाता है। उच्च जाति अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए निम्न जातियों को हमेशा दबाने का प्रयास करती हैं। सरकार के द्वारा कई बार आरक्षण का प्रयास भी किया गया है और आरक्षण के द्वारा सरकार ने इस जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। जो निम्न जातियां हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन फिर भी हमारा भारतीय समाज की जो नींव है वो ही जातिगत व्यवस्था पर है, जिसके कारण हमें कई बार जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है प्रजातीय भेदभाव। प्रजाति हम उस समूह को कहेंगे जो किसी विशेष स्थान पर एक छोटे समूह के रूप में रहती है, लेकिन मुख्य धारा से थोड़ा विमुख रहती है या दूर रहती है या उससे जोड़ने का प्रयास वो नहीं कर पाती है। जैसे कि हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में ऐसी बहुत छोटी छोटी जातियां हैं, बहुत छोटे छोटे गांव हैं जो कि आदिवासी जनजातियां हैं। तो ऐसी जो जनजातियां हैं उनको वो जनजातियां जब अपने को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती हैं और शहरों में आती हैं, तो वहाँ पर उनको उनके रहन सहन खान पान की वजह से कई बार मजाक का पात्र भी होना पड़ता है, और यही कारण है कि उन प्रजातियों का एक समूह वहाँ शहरों में बन जाता है और प्रजातीय भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट जो है आर्थिक भेदभाव। क्योंकि भारतीय समाज या हम किसी भी समाज की बात करें तो वहाँ उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग 3 वर्ग होते हैं, और जो पूंजीपति वर्ग होता है वो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को हमेशा दबाने का प्रयास करता है। उसका कारण ये है कि पूंजीपति वर्ग जो है वो साधन संपन्न होता है, वो अपने विकास के लिए प्रयास हमेशा करता रहता है, लेकिन जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग होता है उसके पास साधन नहीं होते, सोर्सेस नहीं होते, तो वो अपना उत्थान नहीं कर पाते। और यदि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पूंजीपति वर्ग की होड़ करने लगेगा तो पूंजीपति वर्ग है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं कर पाता, और यही कारण है कि आर्थिक भेदभाव बना रहता है। लास्ट और जो सबसे मेन हमारा सब्जेक्ट का पॉइंट है वो है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव का संबंध महिला और पुरुष के भेदभाव से है। ये भेदभाव प्राकृतिक ना होकर सामाजिक या सांस्कृतिक होता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही उनको दबाने का प्रयास किया गया है या उनके उत्थान के अवसर कम मिले हैं, तो इसीलिए भारतीय समाज में वही एक सोच विचारधारा रूढ़िबद्धता चली आ रही है, जिसके कारण आज भी महिला और पुरुष में अंतर किया जाता है, उनके अधिकारों में अंतर है, उनके विकास के अवसरों में अंतर होता है।